तो चलो दोस्तों, आज से हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट भी हमारी जीसेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और हम एग्ज़ाम के दरमियान कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कवर अप कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम अब ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर ये सभी टॉपिक्स का स्टडी करेंगे। इसमें शुरुआत करेंगे हम नेटवर्क थियरी से। नेटवर्क थियरी के अंदर हम किरचॉफ लॉस है, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर्स की सभी बेसिक सर्किट वो सब स्टडी करेंगे। उसके बाद का टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर डायोड्स के अंदर हम इंट्रांसिक मटेरियल्स, पी टाइप मटेरियल्स, एन टाइप मटेरियल्स, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, वो सब जो है उसका स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम डायोड इक्वेशन का भी स्टडी करेंगे और वो आगे सभी जो टॉपिक है उसके अंदर कैसे यूज़फुल होता है वो भी हम सीखेंगे। और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर से हमें वेरियस टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट्स पूछे जाते हैं, फिक्स बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस एक्सेट्रा, और बाकी सभी एम्पलीफायर सर्किट्स, फॉर एग्जांपल कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, वो सभी सर्किट्स का हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो टॉपिक है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो हमारे सीमॉस सर्किट्स का बेसिक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टॉपिक के अंदर हम उसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करेंगे, चैनल, पिंच ऑफ, वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसका भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है जेनर डायोड्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। जेनर डायोड्स एक स्पेशल पर्पस डायोड है एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हम बहुत सारी डिवाइसेस का स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल एलईडी, एलसीडी, और उसके साथ साथ जो फोटो डिटेक्टर डिवाइसेस है, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, वो सब पॉइंट्स का भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर हम मेनली स्टडी करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सबसे बेसिक ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बाद प्री एम्पलीफायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बाद है फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट्स। ये जो टॉपिक है उसके अंदर से ज़्यादातर जीसेट में पूछा जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम जो पॉजिटिव फीडबैक देंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब पॉजिटिव फीडबैक में वो ऑसिलेटर हम बना सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक देके हम उसको प्रॉपर एम्पलीफायर बना सकते हैं, जिसका हम पॉजिटिव एम्पलीफिकेशन गेन, नेगेटिव एम्पलीफिकेशन गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बेसिकली तीनों गेट्स का स्टडी करेंगे और तीनों गेट का यूज़ करके हम यूनिवर्सल गेट का स्टडी करेंगे। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करके रजिस्टर्स, वेरियस रजिस्टर्स का भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स का हम इंट्रोडक्टरी स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी उतना डीपली जीसेट के लिए हम उतना डीपली माइक्रो प्रोसेसर का स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि उतना डीप उसमें से हमें क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं। ओके, अब आगे हम शुरू करेंगे नेटवर्क थियरी से। तो नेटवर्क थियरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्राफिकल एनालिसिस। तो पहले हम शुरू करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस से। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर हम ये सभी ग्राफ्स का स्टडी करेंगे। इसके आगे भी हम थोड़े बहुत जो ग्राफ है उसका भी स्टडी करेंगे। ये ग्राफिकल एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट और बाकी के सभी सब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम फिजिक्स को विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस से। वो कैसे? तो पहले हम ये सभी ग्राफ्स सीख लेते हैं और उसके साथ साथ हम वो भी सीखेंगे कि हम उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो पहला ग्राफ हम ड्रॉ करें y = 2।
तो ये ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू 2। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हियर द वैल्यू ऑफ y इज 2 मीन्स हियर 0 1 एंड 2 मीन्स कि कोई भी x की वैल्यू के लिए हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो फिक्स मिलेगी। कोई भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें फिक्स मिलेगी, वो है 2। ये हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी दिखाता है, मीन्स ये y की जो वैल्यू है वो वेरिएबल x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो x वेरी होने से y में कुछ डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो ग्राफ हुआ वो हुआ y इज इक्वल टू 2 का। हियर द वैल्यू इज 2 1 एंड 2। और इसके बाद हम देखेंगे x इज इक्वल टू -3। तो हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ x इज इक्वल टू -3। तो 0 ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे -1 -2 एंड -3 यहाँ पे जो हमें लाइन मिलेगी, ये जो लाइन है वो लाइन की वैल्यू हमें दिखाती है। ये जो ग्राफ है ये लाइन की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू -3, यानी कि ये सभी पॉइंट्स के लिए x की जो वैल्यू है वो -3 है। हम अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट है तो उसकी वैल्यू -3y ऐसे दिखा सकते हैं, मीन्स y वेरिएबल है, कोई भी y की वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं तो हमें ये लाइन मिलेगी। मीन्स इसका मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू -3 फिक्स है, लेकिन ये x की वैल्यू के लिए हमें कोई भी y की वैल्यू मिल सकती है, यानी कि ये y है वो x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ भी वैसा सेम ही है, वहाँ पे जो y की वैल्यू थे वो भी हम फिक्स मिल रही थी, कोई भी x का जो चेंज है वो y पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे x फिक्स है और ये जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी y की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं और x की वैल्यू फिक्स -3 है। ऐसा भी फिजिक्स की बहुत सारी कंडीशंस में ये यूज़फुल होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि सिंपल लाइन का इक्वेशंस हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहले हम ये ग्राफ देखते हैं y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ है तो उसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब x 0 होता है तब y की वैल्यू भी 0 होती है, x 1 होता है तभी y की वैल्यू 1 होती है। वैसे वैसे हमें जो लाइन मिलेगी y इज इक्वल टू x की, तो ये लाइन मिलेगी। ये हमारी जो लाइन है उसे हम y इज इक्वल टू x बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी सेंसर्स है तो उसके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब कोई क्वांटिटी लीनियरली वेरी होती है, अगर हमें ऐसा सेंसर बनाना है कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट कर सके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और बहुत सारी दूसरे टॉपिक्स के अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ऐसा सेंसर बनाना है जो टेम्परेचर मेज़र कर सके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे अगर कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो लीनियरली चेंज होगा, तभी हम उसका रेजिस्टेंस मेज़र करके हम पता कर सकेंगे कि एक्चुअल टेम्परेचर कितना है। यानी कि जब लीनियरली चेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे जो 4 टाइप्स है ग्राफ्स के लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ, सिमेट्रिक ग्राफ एंड एंटी सिमेट्रिक ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये ग्राफ हमारा है वो लीनियर ग्राफ है। और लीनियर ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? लीनियर ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि पहले जो ग्राफ है उसका स्लोप फिक्स होना चाहिए। यानी कि अभी y इज इक्वल टू x में स्लोप उसका dy बाई dx इज इक्वल टू 1 है। इसका स्लोप अभी 1 है, तो यानी कि स्लोप फिक्स है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कर्व है वो ओरिजिन में से पास होना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओरिजिन में से पास होना चाहिए और उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों क्वांटिटी जब हमें
मिलती है एक साथ, तब हम ग्राफ को लीनियर ग्राफ बोल सकते हैं। उसके सिवा बाकी के सभी ग्राफ नॉन लीनियर ग्राफ है। उसके बाद सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक ग्राफ भी हम ये पॉइंट्स में, ये जो ग्राफ है उसके अंदर में, उसमें से हम समझेंगे। इसके बाद का जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो वो भी सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ पे यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमें x की सभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो जब x पॉजिटिव होता है तभी y नेगेटिव होगा, एंड x नेगेटिव होगा तभी y पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो हमें ऐसा मिलेगा। ये लाइन जो है वो लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी एक लीनियर है, लीनियर ग्राफ है, क्योंकि स्लोप फिक्स है, स्लोप इसका -1 है, एंड वो ओरिजिन में से पास होता है इसलिए। अब इसके बाद जो कर्व है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स में हमने यहाँ पे स्लोप फिक्स रखा था 1 ये ग्राफ में। अभी y इज इक्वल टू एम एक्स में हमने स्लोप को वेरिएबल बना दिया है एम एक्स, यानी कि हम कोई भी स्लोप की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो हम उसका विजुअलाइजेशन ऐसे कर सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स 0x एंड y। तो ये लाइन का स्लोप जो है वो स्लोप इतना होगा, यानी कि इसका कम स्लोप है नियरली, और ये दूसरी लाइन है, ये y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, ये y इज इक्वल टू m3x। हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये स्लोप है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ये दोनों ग्राफ से ज़्यादा है, यानी कि हम वेरियस स्लोप्स वाले कर्व प्लॉट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स है तो टेम्परेचर के साथ साथ अगर रेजिस्टेंस लीनियरली वेरी होता है, तो अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स है तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर ले T, तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत सारे मटेरियल्स वैसे होते हैं जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस है वो स्लोली वेरी होता है। बहुत सारे मटेरियल्स का उससे फास्ट वेरी होता है और उससे भी फास्ट वेरी होता है। तो जिसका जो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी होता है उसका स्लोप ज़्यादा मिलेगा हमें। उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। m1 m2 m3 स्लोप है। स्लोप हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मीन्स द थीटा इज एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड x एक्सिस। यहाँ पे जो x एक्सिस है और ये लाइन है वो दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा बोलते हैं। तो वो जो tan थीटा हमें मिलेगा वो हमें उसका स्लोप हमें मिलेगा। अब हम ऐसा समझे कि जो लाइन हॉरिजेंटल है उसका स्लोप क्या होगा। हॉरिजेंटल लाइन है उसका स्लोप है 0, और जो लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो इनफाइनाइट होगा। हम यहाँ पे वैल्यू भी पुट करके समझ सकते हैं। यहाँ पे थीटा हम 0 रखेंगे तो tan थीटा 0 मीन्स स्लोप इज 0, एंड जब थीटा इज इक्वल टू π/2 मीन्स के वर्टिकल लाइन है तब हमारा स्लोप होगा इनफाइनाइट। उसके बाद का जो है वो एक जनरलाइज फॉर्मूला है लाइन के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम क्या एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इस ग्राफ की कंपैरिजन में, वो है क्रॉस सेक्शन ऑन y एक्सिस, x and y and 0। Here y is equal to mx plus c। ये जो लाइन है वो y is equal to mx plus c लाइन दिखाती है। Here यहीं पे हमें जो m मिलेगा वो m स्लोप है, और ये x के y का बीच का रिलेशन हमें बताता है। यहाँ पे जो c है वो c क्रॉस सेक्शन c है। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तभी यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू सी मिलेगा, यानी कि ये c है वो क्रॉस सेक्शन है फ्रॉम एट पॉइंट। यानी कि अब हम
इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल 0 सेल्सियस पे हमने रखा है अभी 0 सेल्सियस पे, तो 0 सेल्सियस पे मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि 0 सेल्सियस पे मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें कोई भी C, y इज इक्वल टू C जितनी वैल्यू मिलेगी, अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस R ले, ओहम, और यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस, 0 केल्विन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी हमने फॉर एग्जांपल सेल्सियस का कर्व लिया है। तो अभी हम सेल्सियस लेते हैं, तो 0 सेल्सियस पे कुछ भी फिक्स वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये लीनियरली वेरी होता है तो हम ये एग्जांपल समझ सकते हैं। वैसे बहुत सारे टेम्परेचर के साथ हमने रेजिस्टेंस का भी, ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने समझी है अभी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेजिस्टेंस में भी ऐसा होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक, और अभी टेम्परेचर के साथ नहीं तो फिर फ्रीक्वेंसी के साथ भी वेरी होता है। फ्रीक्वेंसी के साथ उसका इम्पीडेंस कैसे वेरी होता है, उसकी कंडक्टिविटी कैसे वेरी होती है, वो सभी का हम स्टडी कर सकते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जनरलाइज इक्वेशंस है लाइन के लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और उसके बाद का जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्व है। एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तभी भी y की वैल्यू 0 ही होगी। तो यहाँ पे शुरू होके ग्राफ ऐसा हमें मिलेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल में बढ़ेगी, ऐसे। यानी कि जब x नेगेटिव होगा तभी भी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होगा, तो हमें पॉजिटिव साइड में ही कर्व मिलेगा। तो अब ये कर्व में हम समझ, यहाँ पे ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, अभी वो फास्ट ड्रॉ करने में ऐसा इंक्लाइंड हो गया है। तो हम अभी समझ सकते हैं कि ये जो कर्व है वो y एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक कर्व है, यानी कि y एक्सिस में जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी x होगा, उसके सामने कोई भी माइनस x होगा, तो ये दोनों वैल्यू पे हमें y की वैल्यू सेम मिलेगी, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। जब ये कंडीशंस फुलफिल होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तभी जो कर्व है वो हमें सिमेट्रिक मिलेगा। अब एंटी सिमेट्रिक क्या है? एंटी सिमेट्रिक कर्व सिमिलरली ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसा कर्व है जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो y एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, कोई भी फंक्शन है उसकी x की वैल्यू जो मिलेगी, और इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू उसकी नेगेटिव वैल्यू के जितनी जब भी होगी तभी हमें ये कर्व मिलेगा, वो एंटी सिमेट्रिक है। यानी कि जो सिंपल जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स जो कर्व है वो एंटी सिमेट्रिक कर्व है। ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक कर्व है। ओके, तो अब इसके बाद हम जो कर्व का स्टडी करेंगे वो है y इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x का कर्व हमें कैसा दिखता है जनरली? x एंड y 0। तो हियर अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1/x है, इसलिए y की वैल्यू कम होगी। जब x इज इक्वल टू 1 होगा तभी y इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो कर्व है वो 1 में से पास होगा। ये जब x इज इक्वल टू -1 होगा तभी y की वैल्यू भी -1 होगी, यानी कि कर्व -1 में से भी पास होगा और 1 में से भी पास होगा। लेकिन जब x की वैल्यू 0 होगी तब हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू जब 0 होगा तब y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी।
तो प्लस इन्फाइनाइट भी हो सकती है और माइनस इन्फाइनाइट भी हो सकती है। और जब x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा और माइनस इन्फाइनाइट होगा तभी y की वैल्यू 0 होगी। तो ये ग्राफ ऐसे पास होता है, 1 में से डिक्रीज होता है। जब x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब x की वैल्यू घटेगी तब y की वैल्यू इंक्रीज होगी। और सिमिलरली नेगेटिव में भी वैसा ही, जब x की वैल्यू डिक्रीज होगी, टेंस टू 0 होगी, तभी y की वैल्यू टेंस टू इन्फाइनाइट होगी। वैसे x की वैल्यू टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट होगी तब y की वैल्यू टेंस टू 0। इसलिए हमें ऐसा कर्व मिलेगा। ये जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू 1/x। और उसके बाद जो कर्व है y इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा t। अब हमारे पास जो ये 4 sin ओमेगा t कर्व जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो भी है उसका यूज़ ज़्यादातर कहाँ पे होता है? तो जब कोई भी पीरियोडिक वेव है या पीरियोडिक पोटेंशियल है, पीरियोडिक करंट है, जब पीरियोडिसिटी आती है तभी हमें साइन, कोस और उसके सभी रिलेशंस का यूज़ करके हम वो कर्व को, वो पोटेंशियल को, वो करंट को, उसको हम समझ सकते हैं। तो अभी प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा t। तो अभी यहाँ पे y जब x जब 0 होगा, x जब 0 होगा, x यहाँ पे टाइम है t, तो हम यहाँ पे टाइम t प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा t। तो जब टाइम 0 होगा तभी क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी ये 0 में से पास होगा कर्व। और जब ओमेगा t की वैल्यू जब π/2 होगी तब π/2 पे साइन मैक्सिमम होगा। अगर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, वैसे हम आगे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसा समझते हैं कि π/2 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम साइन की वैल्यू ऑलवेज मैक्सिमम 1 + 1, और इन नेगेटिव में भी सबसे मिनिमम यानी कि -1 हो सकती है। यानी कि अभी ये वैल्यू मैक्सिमम +1 होगी, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा 4 है, यानी कि 4 एम्पलीट्यूड है, इसलिए 4 sin ओमेगा t पे π/2 पे इसकी ये जो ग्राफ है उसकी वैल्यू होगी 4। तो अभी π/2 यहाँ पे अगर π/2 है तो यहाँ पे वैल्यू हम 4 प्लॉट करेंगे। यहाँ पे 0, 4, अगेन 0, अगेन -4, अगेन 0। तो ये जो कर्व है वो ऐसे हमें मिलेगा। यहाँ पे भी -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, -2π, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो कर्व है, ये कर्व है 4 sin ओमेगा t। और हमें पता है कि साइन फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखो 0 में से भी क्रॉस होता है, और जैसे जैसे x बढ़ता है हमें पॉजिटिव वैल्यू जैसे मिलती है, वैसे सिमिलरली -x की साइड पे हमें वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है। तो इसलिए ये जो कर्व है वो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन हम कहते हैं इस ग्राफ को। उसके बाद का जो कर्व है वो है 2 cos ओमेगा t। अब हम साथ में ही देखेंगे कि वो भी कैसा दिखता है। तो 2 cos ओमेगा t को हम अगर प्लॉट करेंगे तो हमें फंक्शन कैसे मिलेगा? अगर cos की 0 पे वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा t जब 0 है तब cos ओमेगा t 1 होगा मैक्सिमम, और उसका एम्पलीट्यूड 2 है, यानी कि ये जो कर्व है उससे आधा कर्व होगा। यहाँ से 50% यहाँ से पास होगा कर्व, क्योंकि 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। π/2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी? जब ओमेगा t π/2 होगा तब cos की वैल्यू होगी 0, यानी कि पूरा का पूरा वेव 0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा पाई पे cos की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी -1, तो -2 मिलेगा। यानी अभी यहाँ पे मैक्सिमम 2, 0, -2, 0, +2। तो ये जो हमें कर्व मिलेगा वो ऐसा कर्व मिलेगा। तो अभी
ये जो कर्व है जो हमने अभी लाइन प्लॉट की है, ये कर्व हम समझ सकते हैं कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष हम जब देखेंगे तभी ये जो कर्व है वो अप और डाउन साइड पे, दोनों साइड पे सेम एम्पलीट्यूड का मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं हुआ है। ये वेव्स में शिफ्टिंग हम ला सकते हैं किस तरीके से, तो पहले हम देखो कोई भी वेव्स है, अगर हम ये वेव्स देखें कि 4 sin ओमेगा टी, ये जो कर्व है इस कर्व को हम अभी ध्यान में लेते हैं 4 sin ओमेगा टी, ये जो कर्व है इसमें यहाँ पे ओमेगा टी के साथ प्लस डेल्टा हम अगर ऐड करें तो प्लस डेल्टा क्या है, डेल्टा है वो शिफ्टिंग है, यहाँ पे ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी डेल्टा की, जितना डेल्टा ज़्यादा कम होगा उतना पूरा जो वेव है वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू π/2 है तो ये पूरा वेव π/2 के हिसाब से शिफ्ट होगा। अगर डेल्टा इज इक्वल टू प्लस π/2 तभी जब ओमेगा टी 0 होगा तभी हमें sin 1 मिलेगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू π/2 है। इसलिए ये हुआ एक्स एक्सिस पे शिफ्ट। अब हम वाई एक्सिस पे भी वेव को शिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसे, ये जो पूरी वैल्यू है, पूरी वैल्यू के अंदर उसमें हम प्लस कोई भी कांस्टेंट z हम ऐड करें। ये कोई भी एक कांस्टेंट z है, जितनी z की वैल्यू होगी, z इज इक्वल टू अगर 5 होगा तो पूरा वेव जो है वो 5 पॉइंट अपर शिफ्ट होगा और 5 पॉइंट डाउन शिफ्ट होगा। वैसे हम वेव्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो साइन का जो वेव है वो एंटी सिमेट्रिक है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो कोस का जो वेव है ये वेव सिमेट्रिक वेव है, क्योंकि वाई एक्सिस के सापेक्ष हम देखें तो पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई दोनों में हमें सेम वैल्यू मिलती है। कोई भी x की वैल्यू हम कंसिडर करें कि x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू के लिए जितनी हमें y की वैल्यू मिलेगी तो उसके सामने वैसे पॉजिटिव x के लिए भी और नेगेटिव x के लिए भी दोनों में हमें सेम वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये जो दूसरा जो कर्व है 2 cos ओमेगा टी वो सिमेट्रिक फंक्शन है, cos सिमेट्रिक फंक्शन है, साइन एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है। तो ये सभी ग्राफ्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बेसिक ग्राफ है, इसका हम आगे बहुत सारा यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और ये ग्राफ का यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को इजी से वेरी फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का स्टडी करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या है कि हियर ये जो कर्व है वो y इज इक्वल टू e⁻x, यहाँ पे जो e की वैल्यू है, e नेचुरल कांस्टेंट है, e की वैल्यू जो है e इज इक्वल टू 2.7182 ... ये e की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, नेचुरल कांस्टेंट जो बहुत सारी जगह से हम डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारी तरीके से। नेचर में बहुत सारी जगहों पे भी हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। और अब हम स्टडी करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस y इज इक्वल टू e⁻x। तो ये फंक्शन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले हम y इज इक्वल टू e⁻x को ड्रॉ करेंगे, x और y। जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तभी कोई भी कांस्टेंट यानी कि e⁻x जो है उसकी वैल्यू नियरली 1 होगी। यानी कि जब x टेंस टू 0 होगा तभी e⁻x टेंस टू 1 होगा, यानी कि जब x इज इक्वल टू 0 तो e⁻x की वैल्यू 1 होगी। तो ये कर्व है वो 1 में से पास होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे e⁻x की भी वैल्यू इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। तो हम इस कर्व को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इन नेगेटिव साइड, नेगेटिव x साइड, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि ये जो वैल्यू होगी e⁻x, यानी कि ये x नेगेटिव होगा इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। जब माइनस होगा तभी ये 1 डिवाइड बाई e⁻x होगा, 1 डिवाइड बाई e⁻x होगा तभी e⁻x की वैल्यू हमें 1 से छोटी मिलेगी। जैसे जैसे नेगेटिव x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे e⁻x
टेंस टू 0 होगा, इसलिए ये कर्व हमें आगे ऐसे मिलेगा। यानी कि ये जो कर्व है वो है e⁻x का कर्व। अभी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि दूसरा कर्व हम ऐसा प्लॉट कर सकते हैं y e⁻ax। y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे 14, y इज इक्वल टू e⁻ax। यहाँ पे जो ये है वो x का मल्टीप्लिकेशन है, ये कोई भी कांस्टेंट हम समझ सकते हैं। ये कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर e⁻ax का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर ये a है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यानी कि a इज इक्वल टू 2, तब यहाँ पे e⁻2x होगा। जब e⁻2x होगा तो हमें कर्व ज़्यादा चेंज मिलेगा, कर्व में वो कर्व ऐसा मिलेगा e⁻2x, और यहाँ पे ज़्यादा से डिक्रीज भी होगा। और ये जो दूसरा कर्व है वो हम अगर ऐसा भी समझ सकते हैं e⁻3x। वैसे वैसे जब अब यहाँ पे हम और भी एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं, वो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये e⁻नियरली 0.5x है। वैसे ये जो वैल्यू a जो होगी वो इसके ऊपर a की वैल्यू के ऊपर e⁻x की वैल्यू डिपेंड करती है, y की वैल्यू डिपेंड करती है। यानी कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे e⁻ax की वैल्यू हमें ज़्यादा चेंज, ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये जो कर्व है वो है e⁻ax का। अब इसके बाद हम ये कर्व सीखेंगे y इज इक्वल टू e⁻−ax। अभी हम यहाँ से a को 1 बना देते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू e⁻−x, तो ये समझने में इजी रहेगा। तो वो कर्व कैसा होगा, तो वो कर्व हमें बिल्कुल मिरर इमेज मिलेगा एट y एक्सिस। y एक्सिस पे मिरर इमेज मिलेगा, क्योंकि x और y यहाँ पे है, यहाँ पे ये -x है, e⁻−x मीन्स 1/e⁻x। जब 1/e⁻x का कर्व हम प्लॉट करते हैं तभी हम पॉजिटिव में वैल्यू डिक्रीज होगी और नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होगी। ये e⁻−x का कर्व है। और यहाँ पे हमने a की वैल्यू 1 लिया है। अभी a की वैल्यू अगर हम 0.5 ले, e⁻−ax में a की वैल्यू अगर 0.5 ले तो ये कर्व हमें ऐसा मिलेगा e⁻−0.5x। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्व है। एक्सपोनेंशियली जब कैपेसिटर का चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है, वो सभी कर्व का स्लोप एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। वो भी हम आगे देखेंगे और हम सीखेंगे। जीसेट में हमें ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे ये वैल्यू ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 12 वाला। y इज इक्वल टू 1 - e⁻−ax। हमारा e⁻−ax का कर्व कैसा है, अगर हम पॉजिटिव x में हम सोचे तो पॉजिटिव x के अंदर e⁻−ax का कर्व कैसा होगा, 1 से शुरू होगा और आगे पॉजिटिव x में डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा e⁻−ax का कर्व। अब है हमें प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 1 - e⁻−ax। ये जो कर्व है वो है e⁻−ax का कर्व। हमें प्लॉट करना है 1 - e⁻−ax, यानी कि ये जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 1। अभी हमें ये लाइन में से ये वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ये कर्व जितनी। ये जो कर्व है वो टेंस टू 1 होगा आगे, यानी कि अगर कोई भी इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तभी कोई भी कैपेसिटर की 2 प्लेट है, उसके बीच में हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई जब हम करते हैं तभी क्या होता है कि पहले मैक्सिमम करंट पास होता है और बाद में धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, तब करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है और वोल्टेज जो है दोनों प्लेट के बीच में बैटरी के जितना जब हो जाता है तभी करंट पास नहीं होता। यानी कि सर्किट को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है,
तो ऐसे करंट पास होगा। जब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा और कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो बैटरी के ईएमएफ जितनी हो जाएगी, वो दोनों जब सेम होगा तभी हमें यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस वो एक कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेंगे, वो बैटरी के वोल्टेज जितने ही होंगे। यानी कि ये कैपेसिटर चार्जिंग में। वैसे अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर की जगह हम अगर इंडक्टर पुट करते हैं तो इंडक्टर में क्या होता है, कैपेसिटर में हम वोल्टेज की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलेगी, वैसे जो इंडक्टर है उसके अंदर हमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तभी क्या होगा, उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से मैक्सिमम करंट शुरुआत में पास नहीं होगा, धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा। इंडक्टर में करंट कांस्टेंट होगा, कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। वो हम इस ग्राफ के एनालिसिस से समझ सकते हैं, वो आगे इस कर्व का हम यूज़ करेंगे उसके एनालिसिस के अंदर। और इसके बाद ये कर्व है y = डेल्टा एक्स। तो ये जो कर्व है डेल्टा एक्स उसको हम डिराक डेल्टा कर्व बोल सकते हैं। डिराक डेल्टा कर्व है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है। अगर हम ऐसा समझे कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y(2) = डेल्टा 2, तो यहाँ पे 1 और 2 x एंड y। तो आइडियल डिराक डेल्टा फंक्शन कैसा होता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट पे 0 होगी और जहाँ पे वैल्यू 2 होगी वहाँ पे इनफाइनाइट होगी। y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी एट x = 2 और बाकी कोई भी 2 के सिवा बाकी कोई भी वैल्यू के लिए डेल्टा x 0 होगा। तो इसको हम बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शंस। और डिराक डेल्टा फंक्शंस इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसका एरिया है वो हम 1 लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व, डिराक डेल्टा का एरिया अंडर द कर्व 1 रहता है ऑलवेज। वो हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से समझ सकते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे ऐसे कम होगा वैसे डेल्टा फंक्शन टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी अच्छी तरीके से यूज़फुल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमें उसका बहुत यूज़ है।